बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती मुझे लगता कोई बेबाक सी नज़रें हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती लेकिन मुझे बज़ाहिर कोई भी नज़र नहीं आता था। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था और जिसे मैंने अच्छी तरह से बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ी हों जो मुझे देख रही हैं। मैं कोई वहमी किस्म की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी, कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया था। जैसे ही मैंने नहाने जाती जल्दी बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्द में शावर लिया था, फटाफट से लिबास बदला और वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले चंद माह से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसे महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूँ या कोई मुझे देख रहा है, और इस बात की वजह से मैं इस कदर ज़हनी परेशान थी कि शायद लफ्ज़ों में अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकती थी। ना तो मैं कोई जवान खूबसूरत औरत थी मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी ख़वातीन के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर में हम दो ही नफूस थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे शौहर के इंतकाल को 12 साल बीत चुके थे। मेरे शौहर के किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुज़र बसर हो रहा था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वो सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। मुलाजमन भी आती, काम करके चली जाती। फिर ये कौन सी नज़रें थी जो हर वक्त मेरा तवक्कुफ़ करती रहती। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी की नज़रों के हत्थे में मकीद हो चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, और जब ये नज़रें वॉशरूम में मुझ पर उठती तो मुझे एक अनजानी सी उलझन में मुब्तला कर देती। मैं अपनी अजियत को लफ्ज़ नहीं दे पा रही थी कि मैं किसी तकलीफ़ से दो चार थी, क्योंकि बज़ाहिर मेरे सामने कोई ना था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को किन मानियों में लेता। शाम को मेरा बेटा शहजाद ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हो। इसकी आवाज़ पर मुझे चौंक सी गई। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से इल्म नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया भी मुझसे बस उखड़ा ही रहता था। मैं इससे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को शहजाद को दूध का गिलास इसके कमरे में देने गई तो वो अपने लैपटॉप पर इस कदर मगन था, मेरे आने का इसे एहसास नहीं हुआ। मैं इसके पास आई, साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती इसके लैपटॉप पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रंगत फीकी पड़ गई। फौरी ही शहजाद ने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दी? मैं एकदम घबरा सी गई। बेशक ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाजे को दस्तक देनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरा बेटा था इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ। बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे जहन में अगला ख्याल जो आया इसने मेरी रूह को लर्ज़ कर रख दिया था। नहीं नहीं, मुझे यूँ नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा बेटा है, कैसे कर सकता है ऐसा? मेरा जहन फिर से मंतशर हुआ था। मेरी आंखों से अजियत से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरे जहन के पर्दे पर घूम रहा था, इसे सोचना भी मुझे गुनाह लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लड़के इस उम्र में गैर अखलाकी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इसका वो मतलब नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक बार मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी जब सामने घर की छत से मुझे लगा कि ये किसी कैमरे के फ्लैश की रोशनी मुझ पर पड़ी हो। मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा, किसी की परछाई सी नजर आई, जैसे वहाँ कोई खड़ा मुझे घूर रहा था, मगर
जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ऐसा लगा कि कोई वहाँ से एकदम पीछे हटा। मैंने गौर करने की कोशिश की लेकिन सामने की छत मुझे इस वक्त खाली नज़र आ रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले वहाँ कोई खड़ा मुझे ही देख रहा था और किसने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। इस मोहल्ले में आए हुए अभी हमें चंद माह ही हुए थे और जब से मैं इस घर में आई थी मैं परेशानियां महसूस होता था कि मैं किसी की नज़रों में हूँ। इस पास के मोहल्ले वालों से भी अभी तक मैं किसी से नहीं मिल पाई थी। कुछ मेरा मिजाज भी अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्की मिजाज किस्म का था। मोहल्ले में आते ही इसने मुझसे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेल जोल बढ़ाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, बस अपने घर पर ही रहिएगा। शहजाद मेरा अकलौता बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे वालिद ने मेरी शादी शहजाद के वालिद से कर दी थी क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। शहजाद के वालिद मुझसे 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि शौहर भी चल बसा। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में बेवा की चादर भी मैंने पहन ली थी। शौहर के इंतकाल को भी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटा जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और यही वजह थी कि शहजाद को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था, मुझे हल्के रंगों का लिबास ला कर देता था। कहता था कि आप मेरे बाप की बेवा हैं, मुझे इस रोब में आप अच्छी लगती हैं। मैंने बिल्कुल सादगी अपना ली थी। हर वक्त जब भी शहजाद घर पर आता घर को एक मतलाशी नज़रों से देखता, जैसे इसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ सहन में नज़रें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैंने पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करें। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या नफ्सियाती मसला था, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त वही मेरा कफील था, बेटा भी था और मैंने हमेशा इसे बेटा ही समझा था। इसलिए खामोशी से इसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी क्योंकि शहजाद के अलावा मेरा दूसरा कोई सहारा ना था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और इस पर बेटा भी शक की मिजाज था। अभी ये मामला चल ही रहा था, हल नहीं कर पाई थी। एक नई मुसीबत थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ली थी। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में मेरे दिमाग में आने वाले इस नए ख्याल ने मुझे फिर से इसका शिकार किया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कहीं कोई कैमरा लगा था, ना ही कोई ऐसा सुराग था वहाँ से कोई झांक सके। जो भी था, लेकिन यूँ किसी का छत पर छुप के मुझे देखना भी एक गैर अखलाकी हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी क्योंकि शहजाद के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा कि शायद वो आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साला नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन शहजाद की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसके हाथ में पुलाव की प्लेट पकड़ी हुई थी। कहने लगा, मैं पड़ोस से आया हूँ, आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए अम्मी ने कहा है कि पड़ोसियों को पुलाव दिया हो। मैंने इसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वो अंदर आने के कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैंने इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। ये सुनकर तो वो अचंभे भी आ गया। कहने लगा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दें। आप मुझसे बस चंद साल ही तो बड़ी होंगी, इसलिए खुदारा मुझे बेटा मत कहें। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरत से इसे देखने लगी। मैंने कहा, मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। ये बात सुनकर उसने पूरी आंखें हैरत से फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वो लड़का आपका बेटा है, मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई है। ये कहकर वो बड़े आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो इसे देखती ही रह गई। शहजाद के आने का वक्त हो रहा था, इसलिए मेरा दिल खौफ के मारे डरने लगा। बड़ा बेतकल्लफ सा लड़का था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस बात पर इसने अपने दोनों बाजू पर किए। कहने लगा, जी नहीं, अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि मैं
आपको आंटी कहूँ, अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है। मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीनन वो भी आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसी तरह के बेतकल्पना अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा, चले नाम ना बताएं, एक कप चाय ही पिला दें, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक़ पूरे करते हैं। ये कहकर वो सेहन में रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली करके स्टव पर चाय भी रख दी। मेरे दिल से इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं शहजाद आ गया तो न जाने किन नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा। वो तो खाली घर को भी यूं देखता है जैसे घर में कोई छुपा बैठा हो। जल्दी जल्दी मैंने एक कप चाय बनाया, इस लड़के को दिया। मैंने कहा कि अपनी वालदा से शुक्रिया कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना, क्योंकि शहजाद किसी भी वक्त पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बेहद मीठी थी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलने आऊँगा और अपने घर वालों को भी लाऊँगा। ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजे भी जाते हुए बंद कर दिया। मैं तो इसकी बात सुनकर चिकरा कर रह गई थी। अभी मैं इस लड़के के बातों के बारे में सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई। मैं तो बुरी तरह से डर गई। जल्दी से किचन से बाहर आई। मैंने इन दरवाजे के पास पहुंचने लगी तो कौन है, शहजाद की बड़ी गुस्सीली आवाज़ मुझे सुनाई थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था। शहजाद की आंखें इस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत सुरख थी। वो बेतहाशा गुस्से में था। मेरी ज़बान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाने थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, पुलाव लेकर आया था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाज़ा खोला था आपने? क्या एक बार कही हुई बात आपको समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसियों से मरासा बढ़ाने की। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाऊँगा। कल से ये कहते ही वो सीधा अपने कमरे में गुस्से से चला गया। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से इसने बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं शहजाद की माँ ना हूँ, जर्द खरीद गुलाम हूँ। वो मुझे सांस भी मेरी मर्ज़ी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया, शहजाद के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी वो मुझसे बार बार इस लड़के के मुतल्लक पूछता रहा। बार बार मुझे यही कहता रहा, दोबारा मैं दरवाज़े पर किसी को ना देखूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है कि आपसे जी भर कर बातें करूं। खुदारा इतने हल्के रंग मत पहना करें। अगर आप नीले रंग का लिबास पहने तो आप पर बहुत जचेगा, जैसा कि आप इस दिन सेहन में पहना था। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, वाकई कोई था जो मुझे देखता था। सेहन में देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें हमारे घर से ऊंची थी और सेहन साफ दिखाई देता था, और मेरा बावर्ची खाना सेहन में ही था, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त सेहन में ही गुजरता था। लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वाशरूम में उठती हुई महसूस होती थी वो मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फौरी इसे मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक्त पसीने से शरबूर हो चुकी थी। मुझ पर अजीब व गरीब से घबराहट तारी थी। ये कौन था जो मेरी ज़िंदगी में मज़ीद जहर घोलने की कोशिश कर रहा था? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी आसूदगी नहीं देखी थी। शहजाद के वालिद भी ऐसे ही थे, शक के मिजाज, और शायद मुझ पर इसीलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी और मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी थी, इसीलिए हर वक्त इनके शक आताब का निशान बनी रहती थी। इन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों से चक्कर चला लूँगी। बार बार इन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आता था। वो हर वक्त मेरे साथ किसी साए की तरह से रहते थे, और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद शहजाद के नाम लगा दी और इसके कान में बस यही बरते रहे कि इस औरत का क्या रखना,
इसे कभी घर का अख्तियार ना देना, इसे पाई पाई माँ का महताज रखना, कहीं ये भाग ना जाए। ये खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले ही बेआसरा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम पर ही सारी ज़िंदगी गुजारे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मेरे शौहर ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किस जहर की तरह बोले थे, और अब वो ही जहर शहजाद मेरे साथ उगलता रहता था। इसने कभी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस इसकी बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चलाती हुई सहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीखें बुलंद हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था, मुझे चलाते हुए देखा था। फौरी इसे नीचे उतरा, अपने घर की दीवार फैलाकर मेरे घर में आ गया। इसने फौरी इसे मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना शायद मेरे सामने रस्सी पर लटकती चादर उतारकर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बेहद दर्जा डरी हुई थी। ऐन इसी वक्त मेरे घर का मेन दरवाज़ा खोला, सामने शहजाद खड़ा था। इसी वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से बोला, मेरे पास आया, इस लड़के के गिरेबान पकड़ लिया। इससे बक बक पूछने लगा कि कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की। मैंने कहा, शायद इसे का गिरेबान छोड़े, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लगी थी, हालांकि अभी अभी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर इसने कहा, बुरी नज़रों से मुझे देखा, कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी तुमसे तुम्हें बाद में बात करूँगा। इस तरह के हथकंडों से किससे और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे ये कहकर इस लड़के का गिरेबान पकड़कर इससे झंझोड़ने लगा, कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, शहजाद, तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील करते हो। मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरेबान शहजाद से छड़वाया और कहने लगा, मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था, इनका दुपट्टा जल रहा था, इनको आग लग सकती थी, मेरा और कोई और मकसद नहीं हो सकता। अपनी घटिया सोच अपने हाथ तक रखो तो बेहतर है। शहजाद इस लड़के से कहने लगा, क्यों, क्या तुम्हारी माँ लगती है, क्यों आए थे यहाँ, दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ़ थी। ये सुनकर मैं हैरत से शहजाद की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊँ या मरूँ। वो लड़का कहने लगा, ये मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं इन्हें ज़रूर बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है कर लो। ये कहना था कि शहजाद ने इसको मुंह पर पंचा दे मारा। इस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका, दोनों ही दस्त गिरेबान हो चुके थे। ये देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वो लड़का शहजाद को घूरता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय इसी दीवार से फलांकर वापस गया। ये देखकर शहजाद बड़े जहराना अंदाज में मेरे पास आया, मेरे दोनों बाजू पकड़े, कहने लगा, यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को। फिर कहने लगा, तुम जो चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इसी ज़हन में तुम्हें मार के दफना दूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो तो जैसे सारे लिहाज ही भूल गया था। इसके बाद शहजाद घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा। इसने बराबर वाले घर की दीवार पर करंट की वायर लगा दी थी ताकि कोई भी वहाँ से घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था, वाशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अभी तक तो मैं शक व शबात में थी, शायद ये मेरा वहम है, कोई वाशरूम से मुझे देखता है, लेकिन ये सच था, ये मेरा वहम नहीं था। कौन था वो शख्स? मेरा दिल बैठने लगा। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी मुलाजमा आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने इसकी मिन्नत समाज की कि वो एक रात मेरे पास रह जाए, मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। वो मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई तो शहजाद के आने का वक़्त हुआ तो मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि शहजाद को इस बात का इल्म हो घर में, पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने शहजाद को खाना दिया और अपने कमरे में जाती
कमरे की लाइट बंद कर दी और ख़ुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वाशरूम में कोई कैमरा ना था और मैंने अपनी मुलाजमा पर चादर डाल ली और इसे वाशरूम जाने के लिए कहा। वो वाशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यूं ही हुआ, मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुलता था। एक शख्स खुद पर काली चादर ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से हॉल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फौरी पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वो शख्स मुझे अंधेरे में नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वो मुझसे अपना आप छुड़वा रहा था। शौहर की आवाज़ से शहजाद भी मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, मुलाजमा भी वाशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरा साबका शौहर था, जो इससे मेरे सिर्फ बचपन में मेरा निकाह हुआ था, लेकिन वो निकाह के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि इसने किसी और से शादी कर ली है, मुझे भी तलाक दे दी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। बताने लगा इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसीलिए इसने इसे शादी कर ली थी, मुझे भी तलाक दे दी थी। लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़के की डेथ होगी। इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की, अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है। लेकिन इसने जब मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ, तो इसे अफसोस होने लगा। वो मुझे अपनाना चाहता है। इस मामले में कई बार शहजाद से भी बात कर चुका है, लेकिन शहजाद नहीं माना। इसलिए इसने अपने बेटे को हमारे घर पर भेजना चाहा, लेकिन शहजाद की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इसके कमरे के वाशरूम में जाती थी और वो दीवार फैलाकर मेरे घर आ जाता था। पहले ये देखता था कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी, और फिर वो मेरे मोबाइल को खोलकर इसमें से मेरे नंबर लेने लगता, मुझसे बात कर सके। ये सब सुनकर शख्स ने शहजाद की मिन्नत समाप्त की और वो मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वाशरूम में जाती, मुझे लगता कोई बेबाक सी नज़रें हैं जो मुझे देख रही हैं। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती, लेकिन मुझे बज़ाहिर कोई भी नज़र नहीं आता था। मेरे वाशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था और जिसे मैंने अच्छी तरह से बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही लगता था जैसे चारों तरफ दीवारों पर आंखें गड़ी हों जो मुझे देख रही हैं। मैं कोई वहमी किस्म की औरत ना थी, लेकिन मैं पूरा वाशरूम देख चुकी थी, कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया था। जैसे ही मैंने नहाने जाती, जल्दी बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता कि शायद मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बहुत जल्द में शावर लिया था, फटाफट से लिबास बदला और वाशरूम से बाहर आ गई। पिछले चंद माह से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसे महसूस होता कि मैं किसी की नज़रों में हूँ या कोई मुझे देख रहा है, और इस बात की वजह से मैं इस कदर ज़हनी परेशान थी कि शायद लफ्ज़ों में अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकती थी। ना तो मैं कोई जवान खूबसूरत औरत थी मैं किसी पर शक करती, बल्कि उम्र के जिस हिस्से में मैं थी वहाँ तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ जैसी ख़वातीन के साथ करने का सोच भी नहीं सकता था। और मेरे घर में हम दो ही नफूस थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे शौहर के इंतकाल को 12 साल बीत चुके थे। मेरे शौहर के किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुज़र बसर हो रहा था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वो सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता था। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। मुलाजमन भी आती, काम करके चली जाती। फिर ये कौन सी नज़रें थी जो हर वक्त मेरा तवक्कुफ़ करती रहती। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी की नज़रों के हत्थे में मकीद हो चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, और जब ये नज़रें वाशरूम में मुझ पर उठती तो मुझे एक अनजानी सी उलझन में मुब्तला कर देती। मैं अपनी अजियत को लफ्ज़ नहीं दे पा रही थी कि मैं किसी तकलीफ़ से दो चार थी, क्योंकि बज़ाहिर मेरे सामने कोई ना था। और ये एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे
से भी इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को किन मानियों में लेता। शाम को मेरा बेटा शहजाद ऑफिस से वापस आया तो मैंने खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हो। इसकी आवाज़ पर मुझे चौंक सी गई। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती जिस बात का मुझे खुद भी ठीक से इल्म नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया भी मुझसे बस उखड़ा ही रहता था। मैं इससे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को शहजाद को दूध का गिलास इसके कमरे में देने गई तो वो अपने लैपटॉप पर इस कदर मगन था, मेरे आने का इसे एहसास नहीं हुआ। मैं इसके पास आई, साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटती इसके लैपटॉप पर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरी रंगत फीकी पड़ गई। फौरी ही शहजाद ने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दी? मैं एकदम घबरा सी गई। बेशक ये मेरी गलती थी, मुझे दरवाजे को दस्तक देनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरा बेटा था इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ। बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरे जहन में अगला ख्याल जो आया, इसने मेरी रूह को लर्ज कर रख दिया था। नहीं नहीं, मुझे यूँ नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा बेटा है, कैसे कर सकता है ऐसा? मेरा जहन फिर से मंतशर हुआ था। मेरी आंखों से अजियत से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरे जहन के पर्दे पर घूम रहा था, इसे सोचना भी मुझे गुनाह लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लड़के इस उम्र में गैर अखलाकी चीज़ें देख लेती हैं, लेकिन इसका वो मतलब नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक बार मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी जब सामने घर की छत से मुझे लगा कि ये किसी कैमरे के फ्लैश की रोशनी मुझ पर पड़ी हो। मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा। किसी की परछाई सी नजर आई, जैसे वहाँ कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ऐसा लगा कि कोई वहाँ से एकदम पीछे हटा। मैंने गौर करने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत मुझे इस वक्त खाली नज़र आ रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ देर पहले वहाँ कोई खड़ा मुझे ही देख रहा था और किसने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। इस मोहल्ले में आए हुए अभी हमें चंद माह ही हुए थे और जब से मैं इस घर में आई थी, मैं परेशानियां महसूस होता था कि मैं किसी की नज़रों में हूँ। इस पास के मोहल्ले वालों से भी अभी तक मैं किसी से नहीं मिल पाई थी। कुछ मेरा मिजाज भी अलग अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्की मिजाज किस्म का था। मोहल्ले में आते ही इसने मुझसे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेल जोल बढ़ाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, बस अपने घर पर ही रहिएगा। शहजाद मेरा अकलौता बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे वालिद ने मेरी शादी शहजाद के वालिद से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। शहजाद के वालिद मुझसे 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 8 साल ही गुजरे थे कि शौहर भी चल बसा। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में बेवा की चादर भी मैंने पहन ली थी। शौहर के इंतकाल को भी 12 साल गुजर गए थे। मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटा जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, और यही वजह थी कि शहजाद को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के रंगों का लिबास लाकर देता था। कहता था कि आप मेरे बाप की बेवा हैं, मुझे इस रोब में आप अच्छी लगती हैं। मैंने बिल्कुल सादगी अपना ली थी। हर वक्त जब भी शहजाद घर पर आता, घर को एक मतलाशी नज़रों से देखता, जैसे इसके पीछे से मैंने घर में किसी को बुलाया हो। चारों तरफ सहन में नज़रें दौड़ाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैंने पूछती तो कहता, कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करें। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या नफसियाती मसला था, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त वही मेरा कफील था, बेटा भी था, और मैंने हमेशा इसे बेटा ही समझा था। इसलिए खामोशी से इसका रवैया
बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि शहजाद के अलावा मेरा दूसरा कोई सहारा ना था। बहरहाल मैं अपनी ही उलझन का शिकार थी और इस पर बेटा भी शक की मजाक था। अभी ये मामला चल ही रहा था, हल नहीं कर पाई थी। एक नई मुसीबत थी कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और मेरी तस्वीर भी ली थी। कहीं यही शख्स तो मुझे वॉशरूम में मेरे दिमाग में आने वाले इस नए ख्याल ने मुझे फिर से इसका शिकार किया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कहीं कोई कैमरा लगा था, ना ही कोई ऐसा सुराख था वहाँ से कोई झांक सके। जो भी था, लेकिन यूं किसी का छत पर छुप के मुझे देखना भी एक गैर अखलाकी हरकत थी। एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी, क्योंकि शहजाद के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा कि शायद वो आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साला नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन शहजाद की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इसके हाथ में पुलाव की प्लेट पकड़ी हुई थी। कहने लगा, मैं पड़ोस से आया हूँ। आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए अम्मी ने कहा है कि पड़ोसियों को पुलाव दिया हो। मैंने इसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वो अंदर आने के कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैंने इसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। ये सुनकर तो वो अचंभे भी आ गया। कहने लगा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दें। आप मुझसे बस चंद साल ही तो बड़ी होंगी, इसलिए खुदारा मुझे बेटा मत कहें। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरत से इसे देखने लगी। मैंने कहा, मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। ये बात सुनकर उसने पूरी आंखें हैरत से फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वो लड़का आपका बेटा है, मैं तो समझा कि आपका छोटा भाई है। ये कहकर वो बड़े आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो इसे देखती ही रह गई। शहजाद के आने का वक्त हो रहा था, इसलिए मेरा दिल खौफ के मारे डरने लगा। बड़ा तकल्लुफ़ सा लड़का था। कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। इस बात पर इसने अपने दोनों बाजू पर किए। कहने लगा, जी नहीं, अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि मैं आपको आंटी कहूँ। अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है, मैं तो आपके नाम से ही आपको पुकारूंगा। यकीनन वो भी आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत होगा। इससे पहले कि मैं इसी तरह के बेतकल्पना अंदाज पर गुस्सा करती, कहने लगा, चले नाम ना बताएं, एक कप चाय ही पिला दें, पड़ोसियों के भी कुछ हकूक़ पूरे करते हैं। ये कहकर वो सेहन में रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई। जल्दी से प्लेट खाली करके इस स्टव पर चाय भी रख दी। मेरे दिल से इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं शहजाद आ गया तो न जाने किन नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा। वो तो खाली घर को भी यूं देखता है जैसे घर में कोई छुपा बैठा हो। जल्दी जल्दी मैंने एक कप चाय बनाया, इस लड़के को दिया। मैंने कहा कि अपनी वालदा से शुक्रिया कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना, क्योंकि शहजाद किसी भी वक्त पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बेहद मीठी थी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलने आऊँगा और अपने घर वालों को भी लाऊँगा। ये कहकर वो घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजे भी जाते हुए बंद कर दिया। मैं तो इसकी बात सुनकर चिकरा कर रह गई थी। अभी मैं इस लड़के के बातों के बारे में सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई। मैं तो बुरी तरह से डर गई। जल्दी से किचन से बाहर आई। मैंने इन दरवाजे के पास पहुंचने लगी तो कौन है? शहजाद की बड़ी गसीली आवाज़ मुझे सुनाई थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोले। मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था? शहजाद की आंखें इस वक्त न जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थी। वो बेतहाशा गुस्से में था। मेरी ज़बान ना चाहते हुए भी लड़खड़ाने थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, पुलाव लेकर आया था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाज़ा खोला था आपने? क्या एक बार कही हुई बात आपको समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसियों से
मरासम बढ़ाने की। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाऊंगा। कल से ये कहते ही वो सीधा अपने कमरे में गुस्से से चला गया। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से इसने बंद किया था। मुझे लगता था कि जैसे मैं शहजाद की माँ ना हूँ, जर्द खरीद गुलाम हूँ। वो मुझे सांस भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था। बहरहाल मैंने खाना गर्म किया, शहजाद के लिए खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी वो मुझसे बार बार इस लड़के के मुतल्लक पूछता रहा। बार बार मुझे यही कहता रहा दोबारा मैं दरवाजे पर किसी को ना देखूं। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आने लगा। इसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। मेरा दिल चाहता है कि आपसे जी भर कब बातें करूं। खुदारा इतने हल्के रंग मत पहना करें। अगर आप नीले रंग का लिबास पहने तो आप पर बहुत जचेगा, जैसा कि आप इस दिन सेहन में पहना था। ये मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था, वाकई कोई था जो मुझे देखता था। सेहन में देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे जिनकी छतें हमारे घर से ऊंची थी और सेहन साफ दिखाई देता था, और मेरा बावर्ची खाना सेहन में ही था, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त सेहन में ही गुजरता था। लेकिन जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वाशरूम में उठती हुई महसूस होती थी वो मुझे जीते जी मारती थी। मैंने फौरी इसे मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक्त पसीने से शरबूर हो चुकी थी। मुझ पर अजीब व गरीब से घबराहट तारी थी। ये कौन था जो मेरी ज़िंदगी में मज़ीद जहर घोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी आसूदगी नहीं देखी थी। शहजाद के वालिद भी ऐसे ही थे, शक के मिजाज, और शायद मुझ पर इसीलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी और मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी थी, इसीलिए हर वक्त इनके शक का ताब का निशान बनी रहती थी। इन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों से चक्कर चला लूँगी। बार बार इन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आता था। वो हर वक्त मेरे साथ किसी साय की तरह से रहते थे, और जब वो बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद शहजाद के नाम लगा दी और इसके कान में बस यही बरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी घर का अख्तियार ना देना, इसे पाई पाई माँ का महताज रखना, कहीं ये भाग ना जाए, ये खूबसूरत है, इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले ही बेआसरा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम पर ही सारी ज़िंदगी गुजारे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर रहे। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो मेरे शौहर ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किस जहर की तरह बोले थे, और अब वही जहर शहजाद मेरे साथ उगलता रहता था। इसने कभी मेरी इज्जत माँ की हैसियत से नहीं की थी, मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस इसकी बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चलाती हुई सेहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीखें बुलंद हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था, मुझे चलाते हुए देखा था। फौरी इसे नीचे उतरा, अपने घर की दीवार फैलाकर मेरे घर में आ गया। इसने फौरी इसे मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना शायद मेरे सामने रस्सी पर लटकती चादर उतारकर मुझ पर लपेट दी। मुझसे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बेहद दर्जा डरी हुई थी। ऐन इसी वक्त मेरे घर का मेन दरवाज़ा खोला, सामने शहजाद खड़ा था। इसी वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से बोला, मेरे पास आया, इस लड़के के गिरेबान पकड़ लिया, इससे बक बक पूछने लगा कि कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की। मैंने कहा, शायद इसे का गिरेबान छोड़े, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे को आग लगी थी, हालांकि अभी अभी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर इसने कहा, बुरी नज़रों से मुझे देखा, कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी तुमसे तुम्हें बाद में बात करूँगा। इस तरह के हथकंडों से किससे और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे ये कहकर इस लड़के का गिरेबान पकड़कर इससे झंझोड़ने लगा, कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, शहजाद तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील करते हो। मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरेबान शहजाद से छड़वाया और कहने लगा, मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था, इनका दुपट्टा जल रहा था, इनको आग लग सकती थी, मेरा और कोई और मकसद नहीं
हो सकता। अपनी घटिया सोच अपने हद तक रखो तो बेहतर है। शहजाद इस लड़के से कहने लगा, क्यों, क्या तुम्हारी माँ लगती है? क्यों आए थे यहाँ? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? ये सुनकर मैं हैरत से शहजाद की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं जीऊँ या मरूँ। वो लड़का कहने लगा, ये मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नुकसान पहुँचेगा और मैं अगर देखूँगा तो मैं इन्हें ज़रूर बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है कर लो। ये कहना था कि शहजाद ने इसको मुंह पर पंचा दे मारा। इस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका। दोनों ही दस्त गिरेबान हो चुके थे। ये देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वो लड़का शहजाद को घूरता हुआ दरवाजे से जाने की बजाय इसी दीवार से फलांग वापस गया। ये देख कर शहजाद बड़े जहराना अंदाज में मेरे पास आया, मेरे दोनों बाजू पकड़े, कहने लगा, यहाँ से बुलाती हो तुम अपने आशिक को? फिर कहने लगा, तुम जो चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, इसी जहन में तुम्हें मार के दफना दूंगा। लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो तो जैसे सारे लिहाज ही भूल गया था। इसके बाद शहजाद घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा। इसने बराबर वाले घर की दीवार पर करंट की वायर लगा दी थी ताकि कोई भी वहाँ से घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था, वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अभी तक तो मैं शक व शबात में थी, शायद ये मेरा वहम है, कोई वॉशरूम से मुझे देखता है। लेकिन ये सच था, ये मेरा वहम नहीं था। कौन था वो शख्स? मेरा दिल बैठने लगा। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी मुलाजमा आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने इसकी मिन्नत समाज की कि वो एक रात मेरे पास रह जाए। मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। वो मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई तो शहजाद के आने का वक़्त हुआ तो मैंने मुलाजमा को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि शहजाद को इस बात का इल्म हो। घर में पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने शहजाद को खाना दिया और अपने कमरे में जाती कमरे की लाइट बंद कर दी और ख़ुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा ना था और मैंने अपनी मुलाजमा पर चादर डाल ली और इसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वो वॉशरूम चली गई। मैं अपने कमरे के पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यूं ही हुआ, मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी आसानी से खुलता था। एक शख्स खुद पर काली चादर ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से हॉल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फौरी पर्दे से बाहर निकली और पीछे से इस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वो शख्स मुझे अंधेरे में नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वो मुझसे अपना आप छुड़वा रहा था। शोहर की आवाज़ से शहजाद भी मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, मुलाजमा भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ मेरा साबका शोहर था, जो इससे मेरे सिर्फ बचपन में मेरा निकाह हुआ था, लेकिन वो निकाह के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। फिर मालूम हुआ कि इसने किसी और से शादी कर ली है, मुझे भी तलाक दे दी। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई। बताने लगा इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसीलिए इसने इसे शादी कर ली थी। मुझे भी तलाक देती थी, लेकिन शादी के चंद साल बाद ही इस लड़के की डेथ होगी। इस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की, अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है। लेकिन इसने जब मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो इसे अफसोस होने लगा। वो मुझे अपनाना चाहता है। इस मामले में कई बार शहजाद से भी बात कर चुका है, लेकिन शहजाद नहीं माना। इसलिए इसने अपने बेटे को हमारे घर पर भेजना चाहा, लेकिन शहजाद की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी मैं नहाने जाती तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इसके कमरे के वॉशरूम में जाती थी और वो दीवार फैलाकर मेरे घर आ जाता था। पहले ये देखता था कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी, और फिर वो मेरे मोबाइल को खोलकर इसमें से मेरे नंबर लेने लगता, मुझसे बात कर सके। ये सब सुनकर शख्स ने शहजाद की मिन्नत समाअत की और वो मेरे साथ जुल्म ना करे और मेरा निकाह शख्स से करवा दे। पहले तो शहजाद नहीं माना, लेकिन बाद में इसने खुद मेरा निकाह इस शख्स से करवा दिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुने।